बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई मुझे कंफर्म कर दे हैंड रेज करके कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, और उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है पीछे टॉपिक में से तो वो कर लें ताकि हम फिर आगे चलें। जी, हाफिज़ मोहम्मद उमर वलीद। जी, आवाज़ ठीक आ रही मेरी हाफिज़? प्रोमेसा से पूछ लो यार, हाफिज़ साहब ने लिफ्ट करा रहे। हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ सही आ रही है। चलो अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर में से तो वो आप पूछ सकते हैं। ये बाकी पार्टिसिपेंट्स कितने गए हैं? सो रहे होंगे। ये 100 होते हैं, आ रहे हैं। चलो हाँ जी, कासिम सरवर क्या मसला है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर है ना 31 है। 31 है। चलो जी, जी क्या सर। मसला है उसमें? सर वो स्टेटमेंट दी हुई है, क्योंकि कंपनी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एज अ डेबिट टू कंसल्टेंट एक्सपेंस फॉर अब रुपीज 5 लाख। अब वो हम खोल लेते हैं। 31 जो है, आप मेरे साथ रहिएगा। आखिरी स्लाइड, 31 क्वेश्चन। क्योंकि कंपनी रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन एज ए डेबिट टू कंसल्टेंट एक्सपेंस फॉर रुपीज 500,000 एंड एन इक्वलेंट क्रेडिट टू अकाउंट्स पेएबल। ठीक है जी। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन? यार जब एक्सपेंस बुक करेंगे तो इक्विटी कम हो जाएगी, और चूंकि ये पेएबल है तो उससे क्या सर होगा? मैंने पूछना ये कि जो ये लिखा हुआ कि जो इक्विवेलेंट क्रेडिट्स टू अकाउंट पेबल है, ये अकाउंट्स हमने पेबल वो जो जिस एक्सपेंस को हमने बुक किया उसी के अभी हमने अकाउंट्स पेबल। हाँ हाँ, उसके पैसे अभी देने हैं। अच्छा, ये उसी के पैसे देने हैं जो हमने। हाँ हाँ, उसी के तो सर पैसे ये हमने देने। जो लिखा हुआ है डेबिट टू कंसल्टेंट एक्सपेंस, हम्म। इसका क्या मतलब कि हमने वो सर्विसेज ली कंसल्टेंसी हाँ की जी, इसमें ये। कंसल्टेंट से सर्विसेज ली हैं, उसके पैसे देने हैं। ठीक है, वो पैसे हमने सर्विसेज ले ली हैं लेकिन पैसे भी देने हैं, लिहाजा सर्विसेज ले ली हैं तो वो एक्सपेंस हो गया, और पैसे भी देने हैं वो पेएबल हो गया। जब एक्सपेंस होगा तो इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब पेएबल बुक करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सर एक दफा ना आप एक सर ये पूछना था कि ये एक दफा कैपिटल और ओनर्स इक्विटी, इसमें एक सर ही ये चीज, जरा एक एक ही चीज के दोनों नाम है। सर मुझे एक दफा ये समझा देते, ये ना कंफ्यूजन बहुत कर रही है एमसीक्यू में ना, और काफी बार आए नहीं हैं। भाई, ये एक ही चीज के दो नाम है। सर एक ओनर्स। दफा कैप ओनर्स इक्विटी को डिफाइन कर देते हैं। भाई ओनर्स इक्विटी वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में डालता है, प्लस हर साल जो प्रॉफिट या लॉस होता है, कोई इनकम या एक्सपेंस होती है, उसकी वजह से इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं तो बेसिकली इक्विटी प्लस माइनस होती रहती है। मसलन अच्छा, मैंने एक उसी में लाख एक्सपेंस भी मैंने माइनस कर एक देते लाख हैं। रुपए से काम शुरू किया, साल खत्म हुआ, साल में मैंने 25,000 के एक्सपेंसेस किए। ठीक है, इक्विटी कम हो गई, कैपिटल कम हो गया। मैंने 40,000 की इनकम की, 40,000 से इक्विटी या कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, एक एमसीक्यू था, एक्सपेंसेस पेड बाय अ ये क्लियर बिजनेस हुई आपकी डिक्रीज। बात? ये क्लियर हुई? जी सर, हो गई। हाँ जी, आगे जी। सर एक एमसीक्यू था, एक्सपेंसेस पेड बाय अ बिजनेस डिक्रीज। सर उसमें इक्विटी को कैश डिक्रीज, और इक्विटी डिक्रीज होती है और कैश डिक्रीज होता है। दोनों चीजें होंगी इसमें। जाहिर है, पुत्र जी तो कैश पे करेंगे तो कैश घटेगा नहीं, वो तो कम कम होगा सर। कम होगा। तो जब ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, हर एक्सपेंस इक्विटी को कम करता है, अभी भी आपको बताया। सर नेट वर्किंग कैपिटल को एक दफा बता देते हैं। ये नेटवर्किंग हमने टर्म नहीं पढ़ी पहले, नेट नेटवर्किंग वर्किंग। कैपिटल का मतलब ये होता है एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी इक्विटी। ठीक है सर। ठीक है,
नेट वर्किंग कैपिटल एक्चुअली होता है जो आपके शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं और उसमें से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज माइनस कर दें तो वो एक्चुअल में नेट वर्किंग कैपिटल होता है। लेकिन यहाँ आप यूं समझ लें एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो वो नेट वर्किंग कैपिटल बच जाएगा। सर जी ये एक दफा 29 है, MCQ भी करवा देते। करवा देते हैं भाई। और कोई फरमाइश है तो बताओ। सर ये आखिरी फरमाइश है, यही पूरे करो। चलो जनाब हम आपकी फरमाइशों के लिए तो इधर आए हैं। करो जी 29। If during the accounting period the asset increased by rupees 7 million and the owner's equity decreased by rupees 3 million, then the liability must have एसेट बढ़ गए 7 मिलियन से, ओनर्स इक्विटी जो है वो क्या होगी, दोनों साइडों पे इक्वल इंपैक्ट आना है, ठीक है। तो अगर एसेट साइड जो है वो क्या हो गया, सही हो गया ये, अगर एसेट जो हैं उनमें +7 मिलियन की इंक्रीज हुई है, लिखा ना इंक्रीज, और इस साइड पर ओनर्स इक्विटी कम हुई है, ठीक है, ओनर इक्विटी क्या हुआ -3 मिलियन से कम हुई, तो लायबिलिटीज के ऊपर कितना इफेक्ट होगा, लायबिलिटीज 10 मिलियन से बढ़ेंगी, तभी दोनों साइडें बराबर होंगी ना। तो लायबिलिटीज जो हैं वो क्या हुआ, वो 10 मिलियन से इंक्रीज होंगी, इनका तब रिजल्ट जो है वो +7 आएगा और वो इस +7 के बराबर होगा। बस भाई इतनी सी फरमाइश थी। ठीक है सर, इक्वेशन से तो हो गया, तब वैसे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ चलो रहा था कि क्लियर हो इंक्रीज। गया, क्लियर हो गया। 1 मिनट यार, सॉरी एक फोन लेना पड़ेगा अर्जेंट। हाँ जी वासिक, आपका कोई इशू है भाई, आप बताएं। सर ये MCQ 25 सर, कौन सा 25 सर। 25 पे चले जाएंगे। यार आपकी आवाज बड़ी खराब आ रही भाई, है ना। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस डिक्रीज कैश एंड कैपिटल एंड अकाउंट्स पेएबल। अभी मैंने बात की है कि जब हम एक्सपेंस पे करेंगे तो मेरा कैश कम होगा, और जब एक्सपेंस होता है तो कैपिटल या इक्विटी भी कम होती है। अंडरस्टैंड। देखो यार, ये जो इक्विटी और कैपिटल वाली स्टोरी है ना, मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ
कि जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें जो पैसे डाले जाते हैं ना वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, मैंने अगर 1 लाख से बिजनेस शुरू किया वो कैपिटल हो गया। उसके बाद जब इसमें इनकम्स जो हैं वो ऐड होती हैं और एक्सपेंसेस जो है वो लेस होते हैं, तो फिर जो फिगर आएगी उसे हम इक्विटी कहेंगे। यानी कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी के अंदर इनकम ऐड हुए होते हैं, कैपिटल के अंदर इनकम ऐड हो जाती हैं और एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं, वो जो फिगर आएगी वो इक्विटी कहलाएगी। लाइक अगर इनकम है हमारी 30,000 और हमारा एक्सपेंस है लाइक 25,000, ठीक है, तो हमारी इक्विटी कितनी हुई? हमारी इक्विटी हो गई जाएगी 1,05,000। ठीक है, आमतौर पर इसको कैपिटल भी कह देते हैं, लेकिन ट्रू मैनों में ये डेफिनेशन जो है वो ये है कि कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है या जो फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल कहलाती है, और इनकम और एक्सपेंसेस की वजह से जो उसके अंदर चेंजेस आती हैं या ड्राइंग की वजह से इवन, तो उसके बाद फिर कैपिटल को हम इक्विटी कहने लग जाते हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी सी ऑप्शन ठीक है। क्लियर हो गया जी? यस सर। और जी मोहम्मद वासिक हो गया जी। हाफिज मोहम्मद उमर वलीद जी, हाफिज साहब। जी सर। सर ये जो आरिश एंटरप्राइज वाली सर ट्रांजैक्शन है जी। सर, इसमें जो सोल्यूशन लिखा हुआ है ना उसमें कोई मसला है? जैसे सर आपने हमें सिखाया ना, हम वैसे करें तो सारी हो रही हैं, लेकिन इसके सोल्यूशन में उसने अजीब तरह सोल्यूशन किया हुआ, जरा आखिर देख लें। बस वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको सिखाई है। ठीक है सर। ठीक है, आखिरी एंट्री जी सर। वैसे इसने गलत की हुई है, लेकिन जिस तरह मैंने, ये कल वाला क्वेश्चन है जो मैंने कल करवाया था। जी सर। हाँ, आखिरी एंट्री वैसे ही गलत है, लेकिन जो मैंने करवाया जिस तरह करवाया वही सही है। ठीक है, सर इसका तीसरा जरा देखें सर, इसकी तीसरा क्वेश्चन जो है। तीसरा क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको क्लियर कर लें, कोई अभाम नहीं रहना चाहिए इक्वेशन के अंदर। ये वाला ऐसे ही है। जी सर। A customer owes 348,000 to AE. It is expected that AE would be able to recover 60% and a provision for doubtful debt to be made for the remaining amount. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा रिसीवेबल है 3,48,000 है, इसमें से जितनी मैं समझता हूं कि डाउटफुल हैं वो हम कम कर देंगे और उतने से ही हमारी जो प्रोविजन है वो इक्विटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी रिसीवेबल कितने से कम हो जाएंगे? 40%। इसका 40% रिसीवेबल कम हो जाएंगे। ठीक है, वो माइनस कर देंगे और चूंकि वो एक्सपेंस बनेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस है, तो मेरी इक्विटी जो है वो क्या हो जाएगी? वो भी उतने से माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। जी सर। हाँ जी, और थैंक जी यू सर। और भी बच्चे थे कुछ, उनको भी देख लें। जी जी, हम्माद मंजूर भाईजान। सर 23 एमसीक्यू के बाद है। हाँ। 23 एमसीक्यू जी, चलो जी, शुक्र है कर देते अगर है ना यार। बस जी, एज पर accrual concept, which of the following is not true? Revenue expenditure as per accrual concept, which of the following is not true? कल वाली बात हो रही है, हमने गलत ऑप्शन इसमें से निकालनी है, सही नहीं निकालनी। ठीक है, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये भी सही है। रेवेन्यू सेल प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए बड़ी सिंपल सी बात है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब आप देखें, रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे प्रॉफिट आएगा, इसका मतलब है ये ऑप्शन तो करेक्ट है। मतलब ये हम वो ढूंढने लगे हैं जो नॉट ट्रू है, तो लेकिन ये ट्रू है, ये नॉट ट्रू नहीं है। ओके, उसके बाद रेवेन्यू में से मैं अगर प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, ये भी सही है। ठीक है, रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ये वाली फिगर आ जाएगी ना। ओके, फिर सेल में, सेल के अंदर मैं ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, बोंगी लगती है ना। हाँ, रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये सही है। इसमें से ये निकाल के ये आता है, इन दोनों को जमा कर लेंगे तो इक्वल टू ये आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली ऑप्शन जो है ये गलत है। सेल और रेवेन्यू का एक ही मतलब होता है। ठीक है, सेल या रेवेन्यू सिमिलर मीनिंग होते हैं,
तो वो कह रहा है रेवेन्यू में प्रॉफिट जमा करें तो फिर भी रेवेन्यू आता है। ठीक है, सेल का मतलब क्या है? रेवेन्यू। तो इसका मतलब रेवेन्यू जमा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, ये उसने चवल मारी हुई है। ठीक है जी, तो ये आप इसको इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है भाईजान, हमाद साहब बताएं तो सही। अब हमाद साहब वैसे खामोश हो गए। चलो जी, कासिम सरवर। सर ये एक जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 जो कल आपने दिया था, उसमें आखिरी जो था उसमें लिखा हुआ था कि कैश उसने 35,000 लिया हाँ जी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से, यार, ये तो और लिखा गुड्स जो हुआ है, सवाल करो मेरा बेटा, सवाल करो। सर सवाल ये है कि इसमें सोल्यूशन में ना वो उसने गलत लिखा इक्विटी हुआ है में यार, गलत किया हुआ है सोल्यूशन, छोड़ दो उसको, उसको सही कर लो। गलत। जैसे मैंने करवाया वैसे करना है। कैश कम होगा, उसने कैश लिया है। गुड्स कम होंगी, उसने गुड्स लिए हैं। ठीक है ना? और दूसरी साइड सर पर ये क्या होगा? दूसरी साइड पर क्या सर होगा? इसने ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो जाएगा। सर इसने इक्विटी में वैसे परचेजेस गलत किया ना, यही मेरे को गलत किया पूछना था। यार, ये अल्लाह की कसम गलत किया, आप तो यकीन कर चलो ठीक। जाओ। और जी, कसम खवा दी उसने रोजे के साथ हैं, फिर यकीन आया उसको। चलो जी, ऑल डन। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा मुझे ये बताएं, ये सारे लोगों को समझ आ गई है या आप लोगों ने किया नहीं है? हाथ खड़ा करके बताएं कि समझ आ गई है। हैंड रेज योर हैंड, ताकि मुझे पता चले कि अंडरस्टैंडिंग हुई है या काम किया ही नहीं है। हाँ जी, रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश, कितने लोगों को यार समझ आ गई है। और आगे चलो जरा। वेरी गुड वेरी गुड। झूठ नहीं बोलना, रोजे हैं। ये रोमैसा को नहीं समझ लगी? इसका हाथ क्यों नहीं हैंड रेज हो रहा? ये नीचे वाले नालायक लोग हैं सारे, हैं भाई? या ये क्लास में नहीं, पार्टिसिपेंट तो हैं ये, हैं? चलो जी, ठीक है जी। जिन लोगों ने काम, अब ये हो गए, ठीक है। जिन लोगों ने काम किया होगा, साथ तवज्जो से क्लास पढ़ी होगी और साथ साथ काम किया होगा, ये माशाल्लाह ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये चीज़ क्लियर है। बाकी अल्टीमेटली मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, मज़ीद आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अनम्यूट कर दें जी अब इसको। ठीक है, म्यूट कर दें, सॉरी बल्कि। अच्छा जी, इधर वो होना है सुफियान, सूफी होना है, ज़रा उससे तो पूछते हैं। सुफियान किधर है क्लास में? अनम्यूट करो जरा इसको। हाँ जी सुफियान, समझ लग गई अस्सलाम है वालेकुम। चैप्टर की? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, इक्वेशन की समझ लग गई है? किए हैं क्वेश्चन? मैंने किया था। किए थे, समझ आ गई है? हाँ जी, चलो वेरी गुड। कोई सवाल नहीं आप करते? मैं, इसका मतलब है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपका सवाल नहीं आता, तो इसका मतलब ये होता है या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। अब इसमें पता नहीं कौन सी ऑप्शन सही है। नहीं समझ लगी सलाम। समझ लग गई, चलो ठीक है। चलें जी, इसको म्यूट करो जरा। ओके। ना सामने सही तरीका से। अच्छा जी, हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 अब हम करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 4 से पहले हमने अपनी डेबिट क्रेडिट की डिस्कशन जो है वो एक जगह रोक दी थी। ठीक है, अब आगे सारा काम डेबिट क्रेडिट का है। कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए, इक्वेशन डिस्कस हो गई, छोटी छोटी ड्राइंग क्या है, परचेजेस क्या हैं, नॉन करंट एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है। ठीक है जी, कैपिटल रेवेन्यू क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई कर ली, हमने डिस्कस कर लिया। अब वो जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ मैंने आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके मैंने आपको आगे लेके चलना शुरू हुआ था, अब हम वहीं से अपनी वो डिस्कशन जो है वो रिज्यूम करेंगे। और पहले वो डिस्कशन करेंगे और फिर हम चैप्टर नंबर 4 जो है, अपनी उस डिस्कशन को चैप्टर नंबर 4 के साथ हम लिंक अप करेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था वही घिसी पिटी बात कि देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक। ठीक है जी, गिव एंड टेक के नतीजे में क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन सामने आती है, ये भी बात होगी थी। इस ट्रांजैक्शन
को हम जर्नल के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है जी, ये जर्नल बनाना हमने सीख लिया था और जर्नल से फिर हमने कहा था इनको हमने लेजर्स में लेके जाना है और लेजर से फिर क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनेंगी। ठीक है, और ये वाली जो ट्रायल बैलेंस है इससे हमारी कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, और ये SCI स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारा एंड प्रोडक्ट है जो कि हमने अचीव करना है। इसका एक छोटा सा फॉर्मेट भी हमने, वो जो दूसरा चैप्टर था उसके अंदर हमने छोटा सा फॉर्मेट बनाया। ठीक है, एक्चुअली ट्रायल बैलेंस के अंदर उन एसेट, लायबिलिटीज और इनकम और एक्सपेंसेस के फिगर्स होंगे जिनसे हमने ये दोनों स्टेटमेंट बनानी है। अब वो जो छोटा सा हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो हमें बता दिया कि भाई ये एसेट हैं, ये लायबिलिटी है और ये एक्सपेंसेस हैं, ये इनकम है। तो हमने इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में नेट किया, प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट को इक्विटी में ऐड किया, बाकी एसेट और लायबिलिटीज लिखे ऊपर नीचे, तो हमने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि मेन टास्क ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होने वाले एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस की जो डिटेल है वो है। अब किसी तरीके से हमने इस डिटेल तक पहुंचना है, ट्रायल बैलेंस तक पहुंचना है। ठीक है, अब जहां तक मैंने आपको समझा चुका था डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करके, वो बुक क्या थी, उसका नाम था जर्नल। पहुंचना है ट्रायल बैलेंस तक, इसका मतलब दरमियान में सिर्फ एक स्टेप रह गया, वो क्या है, वो लेजर है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने वो छोटी सी चैप्टर नंबर 2 के अंदर बना के देखी हैं। सिंपली ट्रायल से एसेट को एसेट साइड पर लिख देंगे, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड पर, इनकम को इनकम में और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में, तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स हम इसको बहुत डिटेल से जाके लेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है वो बेसिकली प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमने डिस्कस जो है वो कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने कहा था जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो हमने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। हमारी जो एक छोटा जो बिजनेसमैन है जो कि बहुत उसका सिस्टम जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं होता बुक कीपिंग का, रिकॉर्ड कीपिंग का, तो वो सबसे पहले अपनी उस ट्रांजैक्शन को किस रिकॉर्ड में एंटर करता है, वो जर्नल में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब जर्नल में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए हमें डेबिट क्रेडिट का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने 4 स्टेप प्रोसेस किया था। मैं वो सारी चीज़ें जो है ना वो अब रिफ्रेश करने लगा हूँ, ताकि अब हम एक पटरी पे चढ़ गए हैं। अब हमने जी चैप्टर टू चैप्टर जाना है, अब रास्ता बिल्कुल सीधा है। चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, डन। ओके, तो वो जो हमने 4 स्टेप का एक प्रोसेस किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, हमने कन्वर्ट कर दिया था किस चीज़ को, हमने ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया था। जर्नल एंट्री किसे कहते थे, अकाउंटिंग फॉर्म में जब एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हमने कहा था आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व। उस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई करना। आप उस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना था, हमने कहा था एलोकेट नेचर। दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने नेचर एलोकेट करनी है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, दूसरा ये मैं जगह मुझे चाहिए, मैं इसको अरेज कर रहा हूं। ये वैसे व्हाइट बोर्ड से जल्दी अरेज हो जाता है ना, वहां तो जोर ही बड़ा लगता है। अच्छा जी, दूसरा स्टेप ये था एलोकेट नेचर। नेचर किसको एलोकेट करनी है, जो अकाउंट्स हम इन्वॉल्व थे उनको। अब नेचर में क्या है, हमने कहा था जितने भी दुनिया जहान के बिजनेस है उनके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है उनके अंदर जितने भी अकाउंट हैं, या वो एसेट होते हैं या वो लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी एंड इक्विटी, इसको मैं इकट्ठा लिखता हूं। ठीक है, या वो इनकम होते हैं या वो एक्सपेंसेस होते हैं। कोई
5 छठा फैक्ट नहीं है, 5 इस तरह कहते हैं, लायबिलिटी और इक्विटी दो अलग-अलग फैक्ट। लायबिलिटी के अंदर भी इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज उसी तरह का होता है जैसा कि इक्विटी का होता है, ठीक है, इसलिए हम इनको इकट्ठा भी कह सकते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या किया, एलोकेट नेचर। तीसरा स्टेप हम क्या करते थे, मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करवाई है इसकी। हम कहते थे डिटरमिन इंक्रीज और डिक्रीज, और नंबर 4 क्या था, अप्लाई दी रूल्स फॉर डेबिट एंड, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करते हैं। हमने काफी सारी ट्रांजैक्शन के ऊपर ये 4 स्टेप अप्लाई किए और हमने उन्हें डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया। वो रूल क्या थे, वो रूल ये थे, क्या था जी, इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। डी आर डिनोट करता है डेबिट को और सी आर डिनोट करता है क्रेडिट को। और फिर हमने क्या कहा था, डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है, यानी एसेट और एक्सपेंस का रूल एक जैसा है, ये बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, ये कम होंगे तो क्रेडिट करेंगे। बस ये लाइन याद रह जाए तो फिर तो रूल का मसला ही कोई नहीं है। इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस इज क्रेडिटेड, और लायबिलिटी और इनकम के रूल एसेट और एक्सपेंस के रूल से अपोजिट होते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे होते हैं, ये देख लें, हम लिखते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इनकम is credited, always credited, ठीक है, and decrease in liability and income is always debited। लो जी, ये रूल अप्लाई करके हम किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते थे। फिर हमने ट्रांजैक्शन की, हमने ट्रांजैक्शन क्या की, हमने कहा भाई लिखो स्टार्टेड बिजनेस बल्कि हम ऐसा करते हैं, चैप्टर नंबर 2 का एक क्वेश्चन लेते हैं, ट्रांजैक्शन लेते हैं, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन की बहुत मत मारनी है, किताब ने भी मारी हुई है। अब्बास बेचारा बड़ा जलील हुआ है, उस क्वेश्चन के अंदर अब्बास का नाम इस्तेमाल हुआ है, तो वो जो अब्बास वाली इलस्ट्रेशन है ना, मैं उसी के ऊपर अब ये सारा काम अप्लाई करके आपको इसकी एंट्रीज करके बताने लगा हूँ। और आई होप सो कि आप लोगों को ये सारा रिकॉल हो गया होगा और आपका ये नॉलेज का हिस्सा होगा, ये बातें भूल नहीं गई होंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो वो मेरे से पूछ सकता है। यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन, एनीवन। ओ, हसनैन रजा ने हाथ खड़ा कर दिया जी। हसनैन साहब। सर जी पॉइंट 3 और 4 फिर से बता दें। जी भाई, 3 और 4 पॉइंट फिर से बता दें। कौन सा 3 और 4? सर जी ये जो भी आप करवा रहे थे, ये तो बड़ी पुरानी मेरा बात तो है, ना ये तो सर बड़ी जी पुरानी बात है, नेट इश्यू हो गया था अभी, ये तो बड़ी पुरानी नेट बात इश्यू। है, मैंने अभी तो समझाया ही नहीं है। मैंने कहा कि तीसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो एसेट या लायबिलिटीज इन्वॉल्व हैं, इनकम या एक्सपेंस इन्वॉल्व हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, मैंने सिर्फ ये बताया। और फिर हम इनको डेबिट और क्रेडिट रूल अप्लाई कर देते हैं, ये वो रूल लिखे हुए हैं, ठीक है जी। ठीक, चलें, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अब हम आते हैं जी, मुझे जरा क्वेश्चन चाहिए बास वाला। किसी चैप्टर में है, मुझे आई एम श्योर किसी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 4 में है क्वेश्चन। हाँ जी भाईजान, हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं इस वक्त। यस, इसके अंदर बास की ट्रांजैक्शन आएंगे जी। यस, पीछे पे ये रखा, ये रहा जी, ये देखें जी, ये आ गया जी आवास वाला सवाल। ये सवाल एक बेसिक सवाल बनेगा, जितनी अंडरस्टैंडिंग हमने करनी है अकाउंट की हम इससे करेंगे।
ठीक है। तो अब मैं ये जो सारी हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है वो अप्लाई करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ। मैं आपको इसका जर्नल बना के देने लगा हूँ। ठीक है जी, मुझे क्लीन वो चाहिए शीट जी। ओके, ये देख लें जी, हम यहाँ जर्नल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कॉलम था, मैंने कहा था बाद में बताएंगे इसमें क्या करना है। दो ओए भाई उन सानू भी थोड़ा बहुत पता लग गया है, ठीक है ना। अब इसका क्या करें, अब फिर क्या आ जाएगा ये नीचे। चलो ठीक है जी। उसके बाद एक और शीट बना लेते हैं। ये मैं 2 शीटें बना रहा हूँ, ठीक है। ये इधर ऑब्वियसली एक डेट का कॉलम बनना है, इधर भी डेट का कॉलम बनना है, ठीक है जी। तो ये हम इसको आज हमारे टच में गड़बड़ है। ओके, ये हो गया जी डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम। ये मैंने कहा था LF इसमें लिख लें, इसका मतलब क्या है ये बाद में बात करेंगे। ये मैंने कहा था डेबिट कॉलम है लेकिन रुपीस हैं उसके, और ये क्रेडिट कॉलम है लेकिन रुपीस हैं उसके, ठीक है जी। ये एक शीट होगी, शीट नंबर 1, ये शीट नंबर 2। फिर इसमें भी ऐसे ही किया हमने। ये देखें, ये 2 पेज मुझे चाहिए थे ना, तो मैंने 2 पेज बना लिए। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है जी। चलो जी, अब आ जाओ जी, बास को निकालें जी, क्या कहता है बास। हाँ जी, अब्बास इंट्रोड्यूसेस ₹30,000 कैश एज कैपिटल। अच्छा, यहाँ किताब के अंदर जब कैश लिखा हुआ होगा तो उसे कैश कहेंगे, लेकिन बुक ने क्या किया हुआ है, कैश जब लिखा हुआ होगा तो उसने एज्यूम किया कि ये पैसे बैंक में डाले हैं, तो वो कैश की बजाय बैंक अकाउंट यूज करेगा। कैश वो पैसे जो हमारे पास हैं, बैंक वो पैसे जो हमारे बैंक के पास हैं, हमारे उधर बैंक में पड़े हुए हैं। तो दोनों एसेट हैं, अंडरस्टैंडिंग सेम है। तो मैं इसलिए कि किताब के अंदर जो ट्रांजैक्शन की हुई होंगी, मैं इसलिए मैं भी इसको, ये पैसे हम आमतौर पर कैश में नहीं बल्कि बैंक में जमा करा देते हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे कि जैसे ये पैसे बैंक में जमा हुए हैं और जब कैश पे होगा तो ऐसे जैसे बैंक से ही पे हुए हैं, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, अब्बास इंट्रोड्यूसेस ₹30,000 कैश एज कैपिटल। अब्बास ने 30,000 रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया, यानी उसने बैंक में डाल दिया। क्या एंट्री करेंगे जी, ठीक है, निकालें जी वो हमारा जनरल। देखें, पहला स्टेप, आइडेंटिफाई अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, वन इज कैपिटल एंड अदर इज बैंक या कैश, ठीक है। पहला स्टेप पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2, एलोकेट नेचर टू देम। कैश क्या है, कैश या बैंक क्या है, एसेट, और कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। इक्विटी कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, डिटरमिन इंक्रीज डिक्रीज। जब बिजनेस ने ओनर से पैसे लिए हैं तो बिजनेस की कैपिटल वाली लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गया बिजनेस का, इंक्रीज इन कैपिटल हो गया, और कैश भी हमारे पास आया। पहले हमारा कैश 0 था, अब कैश हमारा हो गया 30,000, तो हमारा कैश भी इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन कैश हुआ और इंक्रीज इन कैपिटल लायबिलिटी हुई। और आखिरी स्टेप क्या है, अप्लाई द रूल। एसेट इंक्रीज होंगे, कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होंगे तो उन्हें डेबिट करते हैं। कैपिटल वाली लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो फिर ट्रांजैक्शन बोलने में कैसे बोली जाएगी ये भी सिखा दिया था। क्या एंट्री करेंगे, कैश टू कैपिटल। क्या एंट्री करेंगे, बैंक या कैश टू कैपिटल। आप इसको कैश टू कैपिटल अभी करें, कैश को कैश ही रखें अभी फिलहाल, ठीक है जी। तो एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल। ये ले जी, हम एंट्री करने लगे हैं। ये डेट आ जाएगी, जो भी डेट होगी, इधर हम लिखेंगे कैश डेबिट, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, इसकी नरेशन याद है, नरेशन बताया था क्या होती है, स्टार्टेड बिजनेस। बस जी, ये आ गया। कितना कैश डेबिट हुआ,
इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया, डेबिट करने का मतलब है डेबिट कॉलम में लिख दिया। कैपिटल लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो हमने 30,000 से इसको क्रेडिट कर दिया। लो जी, पहली ट्रांजेक्शन हमने जनरलाइज कर दी, जनरल बन गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अब्बास borrows rupees 40,000 टू परचेज अ वैन। ठीक है, उसने, अच्छा ये वही सवाल है जो कि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं चूंकि इसको रिफ्रेश कर रहा हूं और मैंने इसको आप लिंक करना है चैप्टर नंबर 4 के साथ, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा लेके चल रहा हूं। 40,000 रुपया हमने बोरो किया। एक्चुअली इसके अंदर दो ट्रांजैक्शन है, किताब वाले ने जिस तरह भी लिखा हुआ हो, ये दो ट्रांजैक्शन है। पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि आपने 40,000 उधार लिया। ऐसा नहीं है कि आपने वैन उधार खरीदी, ऐसा नहीं है। उसने कहा आपने लोन लिया, किस लिए? वैन खरीदने के लिए। तो फिर क्या हुआ, लोन लिया एक ट्रांजैक्शन और वैन खरीदी दूसरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, किताब में उसको एक ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन हम इसको दो ट्रांजैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, लाएं जी जरा। जब लोन लिया तो क्या हुआ, कैश मिला मुझे। अब मैं बैंक नहीं यूज कर रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कैश मिला मुझे, लिहाजा हमारे पास इंक्रीज हुआ कैश, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये अकाउंट आपने लिखना है, अभी से आदत डाल दें, वरना मेरी तरह आप भूल जाया करेंगे। इसके ना लिखने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना अच्छी बात है। ओके, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, मेरे पास पैसे आए 40,000। ठीक है, और कहां से आए, लोन लिया हमने। लोन किससे लिया, कोई बंदे का नाम बताया हुआ है? नहीं बताया। ओके, सिंपल लोन है। लोन का मतलब लोन पेएबल लिख देते हैं साथ। ठीक है, ये देखिए लोन पेएबल, लोन पेएबल अकाउंट। कितनी अमाउंट है ये, 40,000। ये हमारे पास लोन आ गया। यहां पे लिखेंगे लोन रिसीव्ड। ये लो जी, ये इसे क्लोज कर दिया। सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को क्लोज करना है, अमाउंट कॉलम को क्लोज नहीं करना। ठीक है, अब इसी के अंदर दूसरी ट्रांजैक्शन छुपी हुई है कि परचेज्ड वैन। अब मैंने यही कैश दिया, वैन खरीद ली। जब वैन खरीदेंगे तो वैन एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये रहा वैन अकाउंट और यही कैश चला गया टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से, 40,000 से। ये ले, ठीक है, यहां पे लिखेंगे वैन परचेज्ड। ये जी ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, क्या हुआ, कैश आया, कैश चला गया, आपस में निल हो गया। अलजबरा पढ़ा है ना आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाते हैं, साइन प्लस का आ जाता है। प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, साइन बड़ी फिगर का आ जाता है। माइनस और माइनस भी प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का आ जाता है। सेम इज द केस डेबिट। ये देखें, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट, ये आपस में माइनस हो जाते हैं, और इक्वल अमाउंट हो तो निल हो गया। तो नेट एंट्री क्या बची, वैन डेबिट और लोन क्रेडिट। लेकिन ये दो ट्रांजैक्शन करें तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। चलें जी फिर पीछे, ये ले। अब्बास बायज मार्केट स्टॉल फॉर रुपीज 5,000। हमने इस क्वेश्चन को, आपको याद है, हमने तो इसका खैर अभी हम ट्रांजैक्शन करते हैं। मार्केट में स्टॉल खरीदा, चीजें चीजें बेचनी है ना, दुकान खरीदी है, शॉप खरीदी है। मैं एग्जांपल आपको शॉप देता रहा हूँ, यहाँ स्टॉल लिख दिया। तो क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, हमारे पास मार्केट स्टॉल आ गया, शीट पे चलो, ये देखें क्या लिखेंगे, स्टॉल अकाउंट डेबिट मार्केट स्टॉल टू कैश। कैश मैंने दे दिया, कितने का खरीदा जी, 5,000 का। ठीक है, फिगर के ऊपर आपने तवज्जो नहीं रखनी, जाहिर है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे परचेज्ड अ मार्केट स्टॉल। चलो जी, ये ट्रांजैक्शन होगी। आगे चलेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, स्टॉल एसेट है, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। कैश एसेट है, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ओके, उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब्बास बायज इन्वेंट्री रुपीज 18,000 ऑन क्रेडिट। इन्वेंट्री मीन जो चीज बेचनी है, हमने इन्वेंट्री खरीदी। इन्वेंट्री का मतलब परचेजेस की हैं, आप उसे, हम उसे परचेजेस कहते हैं। इन्वेंट्री एक्चुअली बची हुई चीज है, उसे कहते हैं। तो जब इन्वेंट्री खरीदेंगे तो वो पहले परचेजेस ही होंगी ना, बाद में बचने या ना बचने का सवाल पैदा होता है। ऑन क्रेडिट हमने ये भी सीख लिया था कि उधार ट्रांजैक्शन की पहचान कैसे करनी है, काफी सारा काम कर लिया था, फिर आए थे चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना लिया था। उधार खरीदा है जी, जब उधार खरीदेंगे तो पेएबल अराइज होगा, लायबिलिटी अराइज होगी।
इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी पेएबल टू सप्लायर, ठीक है। और इन्वेंट्री खरीदी है तो इन्वेंट्री परचेज की है मैंने, तो परचेजेस मेरा एसेट होती हैं जब तक वो बिकती नहीं है। तो करें जी ट्रांजैक्शन, निकालें जी शीट। क्या लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट टू पेएबल, सिंपल पेएबल, वो था लोन पेएबल, ये सिंपल पेएबल। सिंपल पेएबल का मतलब है सप्लायर के पैसे देने हैं, उसका नाम नहीं पता तो यूनिवर्सल नेम है उसका पेएबल। मैंने बताया था ना यूनिवर्सल नेम, लाइक फुटबॉलर, फुटबॉलर यूनिवर्सल नेम है, मेसी इंडिविजुअल नेम है, खिलाड़ी यूनिवर्सल नेम है। तो पेएबल वो लोग जिनके पैसे देने हैं, ठीक है। वो ए बी सी पता नहीं कौन होगा, लेकिन बहरहाल हम उसे पेएबल कहते हैं। ओके, कितने की चीजें खरीदी हैं जी? 18,000 की, 18,000। ये रहा, आगे चलें जी। अब्बास पेज ही सप्लायर रुपीज 10,000, ये सप्लायर जिससे उधार खरीदा था ना उसको 10,000 दे दिए, ठीक है। चलें जी शीट पे। जब हम 10,000 देते हैं तो हमारा कैश कम होता है भाई, और पेमेंट करने से ये पेएबल वाली लायबिलिटी भी कम होती है ना। तो जब ये कम होती है लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज डेबिटेड। तो मैं पेएबल को डेबिट करूंगा, और कैश मेरा कम हो गया तो मैं कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। कितनी अमाउंट से जी? 10,000। मैं आहिस्ता आहिस्ता ये जो नरेशन है ये लिखनी छोड़ दूंगा, क्योंकि ये डोंकी लेबर है और ये आपने करनी है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये नरेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बस ट्रांजैक्शन को लिख देना, दोबारा सिर्फ अमाउंट नहीं उसके अंदर आनी, ठीक है। तो क्या हुआ? पेएबल टू कैश, ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी। मैं अब नरेशन स्किप कर रहा हूँ, आगे चलेंगे। ओके, अब्बास सेल्स इन्वेंट्री फॉर रुपीज 12,000 कैश। अब कहता है जी 12,000 की उसने इन्वेंट्री कैश में बेची, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, सेल हुई है। जब चीज बिकती है तो उसे सेल कहते हैं। सेल हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है, सेल बढ़ रही है तो इनकम इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है। और कैश में बिकी है तो कैश आया, तो कैश भी बढ़ा, कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या ट्रांजेक्शन करेंगे जी? हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे, ये देखें, कैश डेबिट, कैश टू सेल्स अकाउंट। मैं अब अकाउंट लिखना भी छोड़े जा रहा हूं, ठीक है। कितनी अमाउंट से जी? 12,000 से। ये कितने की थी? ये अभी हमारा इशू नहीं है, हमें उसने सेल की एंट्री बताई, हमने सेल की एंट्री कर दी, ठीक है। ये साल के आखिर में जाके हिसाब करेंगे तो यार चीजें बची कितनी पड़ी हुई हैं। अभी सिर्फ सेल की एंट्री करेंगे, जो वो कितने कॉस्ट कर रही थी उसका अभी कोई लेना देना नहीं है, वो परचेज कर रही है, और साल के आखिर में जाके देखेंगे इन्वेंट्री कितनी। नेक्स्ट जी, ये देखें, अब्बास सेल्स इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 9,000 ऑन क्रेडिट। अब्बास ने 9,000 रुपए की चीजें उधार बेची। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार परचेज करना या खरीदना, बेचना। 9,000 की चीजें उधार बेची। जब बेचेंगे तो सेल हुई, सेल तो इनकम हुई, लेकिन कैश नहीं आया, कैश एसेट इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि उधार बेचा। कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ? रिसीवेबल। जब हम चीजें उधार बेचते हैं तो एक एसेट क्रिएट होता है जिसका नाम क्या होता है? रिसीवेबल। रिसीवेबल टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट से जी? 9,000 से। ये रहा 9,000, ये एंट्री होगी। लिखेंगे इसके, लिखेंगे गुड सोल्ड फॉर कैश, इधर लिखेंगे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट जी, अब्बास रीपेज 10,000 ऑफ द लोन। ये जो लोन लिया था ना, ये 40,000 वाला, ये कहता है हमने 10,000 पे कर दिया। जब हम लोन पे करते हैं तो हमारा कैश कम होता है, फौरन कैश के बारे में सोचा करें, मसला हल हो जाता है, आधी एंट्री वहां ही खत्म हो जाती है। पे करने से कैश कम होगा, कैश कम होगा तो एसेट डिक्रीज होगा, लिहाजा कैश को क्रेडिट करते हैं। और डेबिट किसे करें? लोन पे करने से लायबिलिटी कम होगी ना लोन वाली, तो वो लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री ये होगी लोन पेएबल डेबिट टू कैश। कितनी अमाउंट से कितना पे किया? 10,000। ये रहा, ये लें। नेक्स्ट, अब्बास पेज हिज ट्रेड सप्लायर 6,000। उसने जिससे चीजें खरीदी थी उसको उसने 6,000 रुपया और दिया, ठीक है। चलें जी, लायबिलिटी कम होगी, उधार लिया हुआ था उसको पैसे और दिए। क्या कौन सी लायबिलिटी कम हुई? पेएबल्स की।
एक है लोन पेएबल, एक है सिंपली पेएबल। पेएबल वो जो गुड्स अशिया के अगेंस्ट पैसे देने होते हैं। पेएबल कम हुआ, कैसे कम हुआ? कैश दे के। पेएबल टू कैश कितने से? 6000 से। ओके नेक्स्ट चलें जी। Abbas received rupees 8,000 of the money owed to him by the customer. कस्टमर, जिस कस्टमर ने मेरे पैसे देने थे उसमें से 8,000 रुपया मैंने रिसीव कर लिया। क्या एंट्री करेंगे? रिसीव करेंगे तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ गया, लिहाजा कैश को डेबिट कर दें। इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिट। कितना? 8,000। और कम क्या हुआ? रिसीवेबल वाला एसेट कम हो गया। पहले मैंने रिसीवेबल मेरे ज्यादा थे, ये देखें यहाँ कहीं हमने उधार बेचा था जी, ये देखें ये एंट्री है, ये रिसीवेबल थे मेरे 9,000 के, उसमें से 6 आ जाएंगे तो रिसीवेबल कम हो जाएंगे, 8 आ जाएंगे सॉरी, टू रिसीवेबल। कितनी अमाउंट से? 8,000 से। ये लें। ओके नेक्स्ट। Abbas purchased another 2,500 rupees 2,500 shirts on credit। वो शर्ट्स बेचता है, एक्चुअली उसकी इन्वेंट्री शर्ट्स की है, ठीक है। तो जब सवाल होगा तो वो बताएगा क्या बिजनेस करना है। तो 2,500 रुपए की उसने और उधार चीजें खरीदी, माल और खरीद लिया। क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस। जब माल बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसे परचेज कहते हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है 2,500 से। और उधार खरीदा है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, उस लायबिलिटी का नाम क्या है? पेएबल। तो 2,500 से ये पेएबल हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, आगे चलें जी। लास्ट एंट्री कहता है अब्बास ड्रू ₹4,000 कैश आउट ऑफ द बिजनेस एंड स्टॉक इन्वेंट्री विच कॉस्ट 2,500। ड्राइंग की एंट्री हो रही है। कहता है जी उसने कैश लिया 4,000 रुपया बिजनेस से, और उसने क्या किया? 2,500 रुपए की उसने शर्टें ले ली घर के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, तो ये ड्राइंग है। ड्राइंग बिजनेस का एसेट होता है और ये एसेट इंक्रीज हो रहा है। ये एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ड्राइंग रिसीवेबल है, लेकिन ये रिसीवेबल कस्टमर से नहीं है, ओनर से है। ओनर से जो रिसीवेबल होता है वो ड्राइंग है, वो मेरा एसेट है, उसके अंदर इंक्रीज हो रही है, लिहाजा इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड। ड्राइंग को मैं डेबिट करूंगा। कितने से? दोनों को मिला के। 4,000 का कैश और 2,500 के शर्ट्स, तो टोटल कितना हुआ? 6,500। अब क्रेडिट क्या करना है? 2। अब इसके अंदर 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। हम कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं ना भाई। ठीक है, कोई अभी ऐसी चीज नहीं आएगी जो मैं डिस्कस नहीं कर चुका। ओके, तो ड्राइंग 2, कैश, कैश बिजनेस से गया कितना? 4,000। और बिजनेस से क्या गया? और बिजनेस से परचेजेस गई। परचेजेस आती हैं, बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, कम होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। तो ये आ गया जनाब 2,500 से ये आ गया। मेरी एंट्री मुकम्मल हो जानी चाहिए। 6,500 ये और 6,500 ये वो एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं वो क्या कहलाती है? वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। इस तरह हमारी जो डेबिट क्रेडिट की अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमारी वो बिल्कुल सही है तो हम ये क्वेश्चन जो है इसकी एंट्रीज करने में कामयाब हो जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा ये अज्यूम किया जा सकता है कि जो इतनी भी रिसीट और पेमेंट हुई हैं वो कैश में नहीं बैंक में है, तो जहां जहां कैश है वहां वहां बैंक आ जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, लो जी, ये मैंने क्या किया, आज हमने इक्वेशन के चैप्टर को रिकॉल कर लिया। अगर कोई कमी बेशी है तो आज फिर प्लीज उसको कर लें। ठीक है, और प्लस हमने क्या किया, हमने जो पीछे पड़ा हुआ था सारा डेबिट क्रेडिट तक, जर्नल तक, वो सारे का सारा हमने आज उसको भी रिवाइज कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया। अब आपकी कमांड होनी चाहिए एंट्रीज के ऊपर। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता एंट्रीज मुश्किल आएंगी और हमें भी, हमारी भी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को हमने अगली चीज़ों के लिए आगे लेके चलना है। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूँ करने के लिए कि आप उसका जर्नल बनाएं। देखिए भला इस चैप्टर में समीउल्लाह क्या कह रहा है, पहले पूछे जी। समीउल्लाह साहब। सर जी भाई। सर जी, क्वेश्चन एक ये था कि जैसे लोन में इंटरेस्ट बढ़ता है जी लोन में, तो ये जो इक्वेशन है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें हम लायबिलिटी में इंक्रीज करेंगे? नहीं बेटा, जब लोन पे करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा, एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट। ठीक है, ओके और सर। दूसरी तरफ कैश कम हो जाएगा जितना टोटल पेमेंट की। ठीक है, ओके सर।
अच्छा जी, क्वेश्चन मुझे चाहिए जी, देखें जी कोई और सवाल, मैं इनको जर्नल बनाने के लिए देना चाह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई सवाल। आपने किताब से बिल्कुल नहीं देखना, ये किताब के अंदर ये जर्नल नहीं बना हुआ, इसका कोई और काम किया हुआ है, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ हमारी प्रैक्टिस जर्नल के ऊपर हो रही है। ये पीछे करना जरा, और पीछे नहीं, आगे चलो, वही चीज है, नहीं है, एक मिनट, ये क्या है, ये वही वही क्वेश्चन है ना, सेम है, आगे चलो बस। है? अगले चैप्टर में नहीं, ये तो क्वेश्चन का चैप्टर आ गया ना, आगे चल, ये क्या है, पीछे करना। लो जी, कोई बात नहीं, करेंगे। आप लोगों ने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 करना है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट को नहीं देखना आपने। मैंने डाटा यहाँ से लिया है ताकि कल बच्चे बता सकें सर फलां इन्वेंट्री का नहीं पता चला, बजाय मैं ये कहूँ कि अपने पास से एंट्रीज बना के एक जर्नल बना लीजिएगा, तो वो जैसे शुरू में प्रैक्टिस में किया, छोटी छोटी प्रैक्टिस की। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें। तो आपने ये 12 ट्रांजेक्शन है, आपने इसका क्या करना है, आपने इसका सिर्फ और सिर्फ जर्नल बना के लाना है। ये क्या हुआ इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है कि रिक्वायरमेंट इसकी क्या है। आप क्या करेंगे, ये पेज 73 है, नहीं बुक का पेज पता नहीं ये कौन सा होगा, यानी इसी चैप्टर का है, ये चैप्टर नंबर 4 का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो है, उसका आपने 12 ट्रांजैक्शन का जर्नल बना के लाना है फॉर्मेट करके, ठीक है। रिसीट सेट्स ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस, बाइंग सेलिंग गुड्स, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। बिल्कुल सही है जी। आपने क्या करना है, आपने इन ट्रांजैक्शन का पूरा एक जर्नल जो है वो बना के लाना है, ये आपका होमवर्क है। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी भाई, ये क्या कह रहे हैं जी फरजान? सर ये जो आपने क्वेश्चन दिया है इसमें जी चेक फरजान, भी है, कैश भी है। सर आवाज आ रही है? छेड़ रहा है, पूछ तो रहा नहीं कुछ। फरजान अस्सलाम वालेकुम भाई, सर, आपकी आवाज आवाज आ नहीं आ रही फरजान साहब, मुझे नहीं आ रही जी सर फरजान। आवाज आ रही है? फरजान बोलो भाई, फरजान आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, बोलो। अच्छा हसन गुल, आप बोल पूछ लें भाई, क्या मसला है? सर ये चेक और कैश का पूछना था, इसमें आपने जो क्वेश्चन दिया ना अभी, तो उसमें चेक भी इन्वॉल्व है और कैश भी हाँ, इन्वॉल्व है, तो जहाँ चेक को चेक कैसे डील इन्वॉल्व है करें? वहाँ आपने बैंक अकाउंट लिखना है, ठीक है, और जहाँ कैश इन्वॉल्व है वहाँ कैश अकाउंट लिखना है। इसीलिए आज कैश था ना इलस्ट्रेशन में, तो मैंने कैश को कैश ही लिखा। तो जहाँ वो कहेगा जी बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक एसेट है। और जब बैंक से पैसे पे करेंगे तो बैंक एसेट कम हो जाएगा, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यस सर। सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बता दीजिएगा, जो लास्ट ट्रांजैक्शन करवाई थी ना आपने। कंपाउंड एंट्री मैंने आपको बताया था कि ऐसी एंट्री जिसके अंदर 2 से ज्यादा अकाउंट जिसमें इन्वॉल्व हो उसे कंपाउंड कहते हैं। उस ट्रांजैक्शन के अंदर 3 अकाउंट इन्वॉल्व थे, एक ड्राइंग का, एक कैश का और एक परचेजेस का, इन्वेंट्री का। तो जो 2 अकाउंट कम हुए हमने उन्हें क्रेडिट कर दिया, जो एक अकाउंट बढ़ गया उसे हमने डेबिट कर दिया। तो ऐसी एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो, 3, 4, 5, 10, 15, उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि कल आप क्वेश्चन नंबर 1 जर्नल बना के लाते हैं या नहीं, ठीक है जी। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भी ये क्वेश्चन शेयर कर दिया अगर किसी के पास बुक नहीं है। ये देखें, इसकी जो पहली एंट्री है, नसीर इंट्रोड्यूस ₹500,000 इनटू बिजनेस बाय पेइंग मनी एंड बिजनेस बैंक अकाउंट। यहाँ पर एंट्री, अब वो कह रहा है कि बैंक में पैसे जमा हुए हैं, तो पहले हम एंट्री क्या करते हैं कैपिटल की, कैश टू कैपिटल। यहाँ एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैपिटल। और जब बैंक से पैसे पे करेंगे, बाय चेक पे करेंगे, तो बैंक क्रेडिट होगा, जो भी दूसरा अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो ये पहली एंट्री में क्या है, बैंक को हमने डेबिट करना है, जहां कैश है वहां कैश इन्वॉल्व करेंगे, जहां बैंक है वहां बैंक इन्वॉल्व करेंगे। ले जी, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।